नमस्कार, एजेंडा विद मीनाक्षी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आ गए। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली पर भी कमल का फूल खिला दिया। असम का नतीजा आ गया। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक बार फिर से असम में बीजेपी की सरकार बन गई। लेकिन जैसे ही नतीजे आए हैं उसके बाद से विपक्ष के अंदर आप एक बेचैनी देख रहे हैं। बेचैनी कांग्रेस पार्टी में है। वो कह रहे हैं कि 100 सीट की वोट चोरी हो गई पश्चिम बंगाल में, जबकि केरल में वो भी चुनाव जीते हैं। बेचैनी इस वक्त अखिलेश यादव में दिखाई दे रही है। वो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, इलेक्शन कमीशन के दम पर बीजेपी ने बंगाल का चुनाव चुरा लिया है। आज सुबह सुबह उन्हें अचानक से हनुमान जी याद आ गए। उन्होंने लिखा, सब सुख लहे तुम्हारी फरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज तुम्हारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। उन्हें हनुमान जी की याद आ गई। आज मंगलवार है और आज हनुमान जी का दिन भी है, लेकिन इस हनुमान जी को याद करने का परिप्रेक्ष्य आप समझिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे और असम के चुनाव के नतीजों में एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा। असम में जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी जीत कर लाई है, उसमें सारी सीटें, सिर्फ एक सीट को छोड़कर सारी सीटें किसने जीती है? मुस्लिम उम्मीदवार ने। 19-20 सीटें वो जीत कर लाए हैं, जिसमें से 19 सीटें मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर लाए हैं और एक सीट जो है वो हिंदू उम्मीदवार है। अब आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ये चुनाव 70-30 वाला चुनाव हो गया। तो मुस्लिम वोटर्स ने तो ममता बनर्जी का पूरा समर्थन दिया, उनकी सरकार बनाने में पूरा साथ दिया, लेकिन हिंदू वोट इस बार ममता बनर्जी से छिटक गया और ये 70-30 वाला चुनाव पश्चिम बंगाल में हो गया। अब आप जरा एक अंदाजा लगाएं, 27 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर यही चुनाव 80 और 20 वाला हो जाता है तो फिर क्या होगा? आप जानते हैं कि 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग 80% उत्तर प्रदेश में हिंदुओं की आबादी है। मैं हिंदू कह रही हूं, इसे बहुत गौर से सुनिएगा। ना कोई अपर कास्ट, ना कोई लोअर कास्ट, ना कोई ओबीसी, ना कोई एससी एसटी दलित। मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदू आबादी की बात कर रही हूं, कोई बाइफर्केशन नहीं। और दूसरी तरफ 20% है मुसलमान। अगर यही चुनाव उत्तर प्रदेश में 80-20 वाला चुनाव हो गया तो फिर अखिलेश यादव क्या करेंगे? एक टेम्पलेट है जो क्षेत्रीय दलों में लगातार लंबे समय से चला है कि मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करते हुए उन्हें अपने हित में जोड़ लें और बाकी हिंदू वोटों में विभाजन पैदा करके वहां पे बिखराव करके अपने साथ जोड़ लें। जो काम बिहार में होता आया, जो काम उत्तर प्रदेश में होता आया। बिहार में आप जानते हैं कि इसी के दम पर MY समीकरण के दम पर, यानी कि मुस्लिम और यादव के समीकरण पर आरजेडी ने चुनाव जीता था, लेकिन वो पुरानी बात हो गई। इस बार ऐसा कोई समीकरण बिहार में भी काम नहीं आया। हिंदुओं ने एक मुश्त वोट एनडीए को दिया। पश्चिम बंगाल में एक मुश्त हिंदू वोट आप कह सकते हैं वो कंसोलिडेट होकर बीजेपी के पास गया। अगर इसी तरीके से समाजवादी पार्टी यही चुनौती उत्तर प्रदेश में झेलती है तो फिर क्या होगा? इसलिए आज मंगलवार के दिन अखिलेश यादव जी को हनुमान जी की याद आ रही है और वो ऐसा पोस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये डर उन्हें सता रहा है और वो जानते हैं कि इस टेम्पलेट से वो हट नहीं सकते। जो MY समीकरण उन्होंने बनाया है, अगर इस टेम्पलेट से वो हट गए, मुस्लिम वोटों को अगर उन्होंने दूर कर लिया, तो फिर उनके पास केवल एक यादव वोट बैंक बाकी रह जाएगा। फिर उनकी जीत की नींव कौन रखेगा? उनकी जीत की नींव ही मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर टिकी हुई है। लेकिन इस बार याद रखिए कि बिहार में ये समीकरण MY समीकरण काम नहीं आया। आरजेडी एक बार फिर से विपक्ष में रह गई। आइए मैं आपके सामने कुछ डेटा रख देती हूं और बात करती हूं कि उत्तर प्रदेश के वो मुस्लिम इलाके कौन से हैं जहां पर मुस्लिम या तो डिसाइडिंग फैक्टर में है या फिर डोमिनेंट फैक्टर में है। उस पर आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का ये चुनाव अगर केवल मुस्लिम वोट बैंक के सहारे अखिलेश यादव लड़ने का सोचते हैं तो ये 27 उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी तकरीबन 20% की है। 15 से 20 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर
मुस्लिम वोट 30% से ज्यादा है। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, और अभी हाल ही में आपने देखा था कि अखिलेश यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, और ठीक उसी वक्त आरएलडी के जो नेता हैं जयंत चौधरी, उन्होंने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया था। एक जाट को लुभा रहा था और एक मुस्लिम को लुभा रहा था, क्योंकि ये जो जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है ये भी उत्तर प्रदेश में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो इसमें आने वाला रामपुर और मुरादाबाद। पहले रामपुर की बात करें, रामपुर जहां से समाजवादी पार्टी बड़ी ताकतवर है, उसके पीछे कारण यह है कि 50.6% तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी ही है। मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन 47-42% के बीच में मुस्लिम आबादी है। संभल में भी 46.5% मुस्लिम आबादी है। तो ये 3 क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी मजबूत दिखाई देती है। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए शायद मुकाबला उतना मुश्किल ना हो। लेकिन जब आप कैराना की बात करते हैं, मेरठ की बात करते हैं, नगीना की बात करते हैं, तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 38% है, 36% या 35% है। और जब ऐसे क्षेत्रों में आप आते हैं तब यहाँ पर हिंदू आबादी बहुलता में है। अगर यहाँ पर हिंदू वोटर एक हो जाता है तो मेरठ की आप बात करें, मेरठ से बीजेपी के नेता जीतते हैं। नगीना से आज़ाद समाज पार्टी जो है, जो चंद्रशेखर आज़ाद है, क्योंकि ये एससी आरक्षित है, उसकी आप बात कर लें। कैराना में इकरा हसन जीत गई। उसके पीछे कारण ये है कि वहां पर पलायन का मुद्दा चूंकि बहुत बड़ा एक मुद्दा था, और कहा यह जाता रहा कि हिंदुओं ने बहुत बड़ी संख्या में यहां से पलायन कर दिया। अब पूर्वांचल की बात कर लेते हैं तो इसके अंतर्गत आने वाली श्रावस्ती, डुमरियागंज, बहराइच और गोंडा, वो तमाम जगह जहां पर मुस्लिम आबादी 50% से कम है, वहां की स्थिति आप देखेंगे तो वहां पर बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। श्रावस्ती में को एक अगर आप छोड़ दें तो डुमरियागंज में देखिए 34.6% मुस्लिम आबादी है। यहाँ पर कौन जीता? बीजेपी जीती, लेकिन कांटे की टक्कर के साथ। बहराइच में कौन जीता? बीजेपी जीती, एससी आरक्षित सीट है ये। आगे गोंडा की बात कर लें तो गोंडा में कौन जीता? यहाँ पर तो 20% मुस्लिम आबादी है, 80% यहाँ पर हिंदू आबादी है। हिंदू कंसोलिडेट हुआ तो बीजेपी की सीट यहाँ से निकली। और गोंडा आप तो जानते ही हैं कि वो बाहुबली की सीट है। तो वो तमाम जगह जहाँ पर मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसका वोट अगर डिसाइडिंग फैक्टर में नहीं है और हिंदू अगर एक मुश्त होकर खड़ा है तो वहां पर बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। आइए रोहेलखंड की बात कर ले। बरेली, पीलीभीत, बदायूं और धौरहरा। पीलीभीत तो अभी हाल ही में मैं होकर आई हूं और मैंने देखा वहां पर तेजी से कैसे मुस्लिम संख्या बढ़ती चली जा रही है और सिख कम्युनिटी भी बढ़ रही है। तो पीलीभीत की बात करें तो ये इलाका कभी वरुण गांधी का इलाका होता था और बीजेपी के पास रहता था, अभी भी बीजेपी के पास है। लेकिन आप यहाँ देखें 24.8% जो है यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है और यहाँ से वरुण गांधी जीतते आए थे। ये भी बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट है। आप बात करें धौरहरा की, लखीमपुर खीरी का जिला आता है, यहाँ पे भी 26.7% जो है वो मुस्लिम आबादी है। तो वो तमाम क्षेत्र जहाँ पर मुस्लिम कम और हिंदू ज्यादा हैं, ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ सकती है अगर ये चुनाव 80-20 का हो जाता है। और कुछ 3 बातें जाननी बहुत जरूरी हैं। 2024 के चुनाव को जब आप देखेंगे, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, सहारनपुर, कैराना, यहाँ पे 90% जो वोट बैंक मुस्लिमों का था वो तो एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी या फिर कांग्रेस के खाते में आकर गिरा। लेकिन शहरी जो मुस्लिम हैं और जो पसमानदा वोटर है, जो विकास की भाषा समझता है, पसमानदा मुसलमान को, जो कि बाकी मुस्लिम कम्युनिटी अपने आप से इन्हें थोड़ा सा अलग होकर, इन्हें निकृष्ट समझकर जो अपने आप को अलग होकर सोचती है, तो वो पसमानदा मुसलमान बीजेपी के साथ आकर खड़ा हुआ। तो ये जो एक मुश्त मुस्लिम वोटों का भी जो एक मिथक है वो टूटा है 2024 के चुनाव में, या उससे पहले 2014 के चुनाव में भी आप देखें
ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव में बहुत सारी सीटें लेकर आई, तो वो केवल मुस्लिम वोट बैंक के सहारे नहीं लेकर आई है, वो अपने पीडीए वाले फॉर्मूले पर भी लेकर आई है। अगर उनका पीडीए का फॉर्मूला चल जाता है तो 27 का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फिर दोहराती हूँ 80-20 वाला चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि ये जो मुस्लिम वोट का एक मुश्त अगर समाजवादी पार्टी मानकर चल रही है कि उन्हीं के खाते में आकर गिरेगा, तो ये जरूरी नहीं है। शहरी मुस्लिम और पासमानदा मुस्लिम, उसके अंदर साफ तौर पर टूट दिखाई देती है। और ये पश्चिम बंगाल के भी कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में दिखाई दिया, जहां पर टीएमसी को एक मुश्त मुस्लिम वोट नहीं गया है। वो कांग्रेस में भी बटा है, वो वामपंथी दलों में भी बटा है, वो कांग्रेस में भी बटा है। आप देखें, हुमायूं कबीर 2-2 सीटों से चुनाव लड़े, दोनों सीटों से वो चुनाव जीत कर खड़े हुए। और AIMIM भी एक बहुत बड़ी प्लेयर होने जा रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो ये इतना आसान नहीं होने जा रहा है। और विधानसभा की अगर बात करें तो विधानसभा में जो 403 सीटें हैं, 140 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम जो है वो 20% पर है, 67 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम 30% हैं। मुरादाबाद नगर की बात कर लें, कांड ठाकुर द्वारा कुंदरकी, बिलारी, सहवासन और चमरौआ की बात कर लें, तो ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स इंपॉर्टेंट है। देखिए, एजेंडे की बात तो ये है कि अगर रामपुर से लेकर कैराना तक की बेल्ट में अगर लाभार्थी और ध्रुवीकरण वाला मॉडल बीजेपी का चल जाता है, तो इस पूरी बेल्ट में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और 2027 का विधानसभा चुनाव इस लिहाज से डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि जिस तरीके से असम का वोटर, बिहार का वोटर, पश्चिम बंगाल का वोटर अब समझ रहा है कि किसी क्षेत्रीय दल के साथ अगर मुसलमान जाकर खड़ा भी हो जाता है तो वो क्षेत्रीय दल केवल मुस्लिम वोटों के आधार पर सत्ता में नहीं आ सकता है। ये बात एकदम से किसी को भी समझ जानी चाहिए जो भारत की राजनीति में समझ में आ रही है, वो ये कि अब अगर कोई भी क्षेत्रीय दल ये मानकर चल रहा है कि केवल मुस्लिम वोटों की पालकी पर सवार होकर वो अपनी सरकार बना लेगा, तो अब ये भारत में संभव नहीं है। और ये बिहार से लेकर असम, असम से लेकर बंगाल, बंगाल से लेकर आप किसी भी स्टेट की बात कर लें, किसी भी स्टेट की बात कर लें, अब क्षेत्रीय दल केवल मुस्लिम वोटों के सहारे चुनाव नहीं जीत सकते। और अगर उन्हें ये चुनाव जीतना है तो फिर जैसे अखिलेश यादव पीडीए वाला फॉर्मूला लेकर आए थे, इस बार वो फिर फॉर्मूला उन्हें लेकर आना पड़ेगा। लेकिन एक ही, जिसे कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो देखना ये होगा कि क्या अखिलेश यादव इस फॉर्मूले के साथ चुनाव जीत पाते हैं। 27 का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अब ये 80-20 होता है या नहीं होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। ये केवल एक एंगल था जो आज एजेंडा में मैंने आपके सामने रखा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।